प्रधानमंत्री आज झारखंड समेत एनडीए गठबंधन के सांसदों के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति और केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर उतारने पर होगी चर्चा। 2 दिनों के अवकाश के बाद विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से फिर शुरू। विपक्ष ने विधानसभा परिसर में कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। वित्त मंत्री पेश करेंगे पहला अनुपूरक बजट। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन। अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भरा आईटीआर। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में 2 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसे नाजरी और अब समाचार पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड समेत एनडीए गठबंधन के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर उतारने पर चर्चा होगी। आज से एक नई सियासी मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत वो एनडीए के सांसदों से बारी बारी मुलाकात करेंगे। 10 अगस्त तक चलने वाली इन बैठकों में लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में कुल 38 दल शामिल हैं। बताया जाता है कि एनडीए के संसदीय क्षेत्रों के आधार पर सांसदों के 10 समूहों को बनाया गया है। बैठक की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के सांसदों के साथ होगी। इसके अलावा आज ही दूसरे चरण की भी बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ये दोनों बैठकें आज शाम को दिल्ली में होंगी। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में आयोजित बीजेपी नेताओं की एक बैठक में यह तय किया गया था कि एनडीए सांसदों के 10 समूहों में कौन कौन शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी यहां पर एनडीए सांसदों के साथ बैठक होगी। प्रधानमंत्री करेंगे सभी राज्यों के एनडीए सांसदों के साथ चुनाव की तैयारियों पर करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के पुणे शहर जाएंगे। श्री मोदी दगड़ूशेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग करेगा। सभी के लिए आवास अर्जित करने के मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपेंगे। वे पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक पीएमएवाई घरों को भी सुपुर्द करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा निर्मित किए गए लगभग 1190 पीएमएवाई घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों की आधारशिला भी रखेंगे। साप्ताहिक अवकाश के बाद आज से फिर से संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। आज भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण कार्यवाही लोकसभा की दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं
हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इधर झारखंड विधानसभा की कार्यवाही भी साप्ताहिक अवकाश के बाद फिर से शुरू हुई। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगे। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मणिपुर का मुद्दा उठाया, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी ने राज्य की कानून व्यवस्था और आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। बाद में शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधायक सरयू राय ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हमला बोला है। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बताकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो इस तरह की बात, तो एक ही आरोप को 3 बार 4 बार 5 बार, कभी राज्यपाल के यहाँ, कभी एसीबी के यहाँ, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ, कभी कोर्ट में आप कर रहे हैं। और मैंने यही कहा है कि मैंने विभाग की पूरी संचिका आरटीआई में 3251 रुपया खर्च करके मैं लाया हूँ। जिसको लगे रघुवर दास जी अपने आए, बन्ना गुप्ता अपने आए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने आज मुलाकात की। श्री कानूनगो इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। राज्यपाल से ये उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक इन दिनों कई शहरों में चल रही है। इसी के तहत T20 की 3 दिवसीय बैठक आज से मैसूर में शुरू होगी। T20 G20 का ही एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप है जो G20 के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थिंक टैंक और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाकर G20 के लिए विचार बैंक के रूप में कार्य करता है। वहीं T20 अनुशंसाओं को नीति के रूप में निर्मित भी किया जाता है, जो G20 कार्य समूहों, मंत्री स्तरीय बैठकों और नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि G20 को ठोस नीतिगत उपाय प्रदान करने में मदद मिल सके। इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर के प्रतिष्ठित टास्क फोर्स के सदस्य और नीति विशेषज्ञों का सम्मेलन होगा। ये व्यापक अर्थशास्त्र और व्यापार, डिजिटल परिवर्तन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, हरित संक्रमण, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद में सुधार जैसे मुद्दों सहित भारत की G20 प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं पर विचारों और अंतर्दृष्टि को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इधर राजस्थान में चल रही C20 की बैठक का आज आखिरी दिन है। C20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। वहीं G20 के तहत सिविल 20 के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें दुनिया भर के नागरिक, समाज संगठन, प्रसिद्ध संस्थानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और G20 अधिकारी शामिल हो रहे हैं। वहीं C20 शिखर सम्मेलन के आज समापन समारोह राजस्थान के माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र तथा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व G20 इंडिया शेरपा अमिताभ कांत शामिल होंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के खासमहल चौक से परसुडी, शंकरपुर, सरजामदा, बारीगोड़ा, राहरगोड़ा, गदरा और गोविंदपुर होते हुए आसन बनी जाने वाली सड़क काफी जर्जर हो गई है। इस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में यहां काफी परेशानी हो रही है। इस सड़क के निर्माण की मांग को लेकर कल जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। जन आक्रोश पदयात्रा में जिला परिषद सदस्य के अलावा भाजपा और राजसू पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए। पदयात्रा में शामिल पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने कहा कि इस सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की जरूरत है।
साथ साथ सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा इस सड़क का अविलंब निर्माण हो। चूँकि लोगों के आवागमन में कई दिक्कतें हो रही है, लोग गिर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया है, पानी भर गया है, लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा है। इससे पहले भी ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन विष्णु अग्रवाल ने असमर्थता जताते हुए समय की मांग की थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के साक्ची स्थित राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में सैनिक शौर्य सम्मान सह प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना के नौसेना, वायुसेना और थल सेना के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। मौके पर पूर्व सैनिकों ने बताया कि युद्ध के दौरान कैसे ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा में लगे रहते हैं। के संयोजक के रूप में जिनका साथ और जिनका आशीर्वाद श्री सुशील जी से। उस होटल में हम लगातार जो है ना लोगों को रेस्क्यू करते रहे। होटल के जितने नंबर थे वो बाहर थे, उन नंबरों के ऊपर मैसेज दिया जाता था कि इस जगह से फलाना आदमी को बचाओ, फलाना आदमी को निकालो। पर देश का दुर्भाग्य है, युवाओं का जो सेना के अंदर उस समय जो काम कर रहे थे, हमारे जैसे लोगों को चोट लगने का मुख्य कारण क्या था? इस वर्ष अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। वित्त वर्ष 2022-23 का और आकलन वर्ष 23-24 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। ये संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है। सावन महीने की आज चौथी सोमवारी है। चौथी सोमवारी पर झारखंड समेत देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि कैसी मतलब अनुभूति है, एकदम शरीर में पूरा कंपन हो जाता है और मैं मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर पाऊंगा कि मैंने कैसी पहला अनुभव है मेरा। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाकाल का दर्शन करने का। अधिक मास में सोमवार को ये दर्शन होना अपने आप में एक अद्भुत है, अद्वितीय है। सावन के महीने में सोमवार का बहुत महत्व है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली भोले बाबा की आरती देखकर। आज बाबा का महाकालेश्वर जी के यहाँ भस्मा आरती में पंचामृत पूजन किया गया है। सावन मास का आज चतुर्थ सोमवार है। अधिक मास भी चल रहा है, बड़ा पावन महीना है बाबा भोलेनाथ का। इसी परंपरा के इसमें आज निभाते हुए बाबा को सावन मास में प्रतिदिन भस्मा आरती की जाती है। सबके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सबके लिए कामना की गई आज। सावन की चौथी और मलमास की आज दूसरी सोमवारी है। इसे लेकर देवघर समेत राज्य के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बैजनाथ धाम में रात से ही कांवरियों की लंबी कतार लगी हुई है। कांवरियों के जत्थों से पूरा इलाका केसरियामय हो गया है। प्रशासन की ओर से कांवरियों के लिए सुलभ जलाभिषेक कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ये पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास हुआ है, इसके कारण से इसमें डबल जो है कि भक्तों के लिए डबल उपकार होता है इसमें। तो त्रयोदशी में सबसे ज़्यादा ये भीड़ जो है यूपी एमपी वालों की पुरुषोत्तम मास में वो तेरस का ही लगता है। तेरस का मेला आज वो लोग मान रहे हैं, तो तेरस का आज मेला लगेगा और इसका अपना विशेष महत्व है। हम लोगों की ओर से जो पहले व्यवस्था बनाई गई थी उसी व्यवस्था को और सुचारू रूप से और श्रद्धा बनाते हुए हमारा प्रयास है कि बाबा के जो भक्त हैं वो जलार्पण अच्छे से कर सके, बाबा का दर्शन कर सकें।
इधर खूंटी स्थित बाबा अमरेश्वर धाम में भी आज सवेरे से ही सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा का जलाभिषेक करते हुए दिखे। जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इधर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से भी सुरक्षा और स्वच्छता का खास ख्याल रखा जा रहा है। हम लोग बाबा के दर्शन हो जाए और बाबा से जो भी मनोकामना हम लोग मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। यहाँ पर सुबह 4 बजे से पंक्ति लगी हुई है और जब से पट खुला है तब से भीड़ ही लगातार आ रही है और करीब आधा किलोमीटर की भीड़ लगातार बनी हुई है। इधर राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में भी अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पूरा पहाड़ी मंदिर परिसर बोलबम के जय घोष से गुंजायमान है। रांची जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। रविवार को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। ये आंकड़े पिछले वर्ष की कुल संख्या 3,65,721 से अधिक है, जो इस पवित्र तीर्थ यात्रा में आने वाले भक्तों की संख्या में एक उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत है। ऐसे में 31 अगस्त को यात्रा के समापन तक ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि आजसू पार्टी जनता के विश्वास को एकत्रित कर नेतृत्व देगी। उन्होंने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोग पद में रहना पसंद करते हैं, लेकिन दायित्व बोध नहीं करा पाते जहां अभाव है। रिम्स में इलाजरत कैदी दुलाल महतो की मौत हो गई। कैदी चांडिल थाना क्षेत्र के सरायकेला खरसावां जिले का रहने वाला था। मंडल कारा सरायकेला से विशेष जांच और इलाज के लिए 5 जुलाई को एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में उसे भर्ती कराया गया था, जहां सेहत में सुधार नहीं होने के बाद 12 जुलाई को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था। सिमडेगा जिले के कोलेबीरा घाटी में लुटेरों ने एक ट्रक को लूट लिया, साथ ही ट्रक चालक से पैसे और मोबाइल भी लूट लिए। जानकारी के अनुसार ट्रक बोकारो इलेक्ट्रो स्टील से स्क्रैप तार का बंडल लेकर राउरकेला जा रही थी। कोडरमा जिले के जेजे कॉलेज में परीक्षार्थी के बदले दूसरे युवक को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। बताया जाता है कि जेजे कॉलेज में पूरे कोडरमा जिला के सहायक अध्यापकों के लिए हो रहे आकलन परीक्षा में एक परीक्षार्थी के बदले दूसरा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा था। रांची स्थित लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें रांची जिला कमेटी को भंग कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि जिले के कुछ पदाधिकारी निष्क्रिय हैं और कुछ पदाधिकारी पार्टी को तोड़ने में लगे हैं। इस वजह से कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया गया है। पलामू में मुहर्रम जुलूस के दौरान राष्ट्रध्वज के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ चैनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि मुहर्रम पर नौमी का जुलूस निकाला गया था, जिसमें राष्ट्रध्वज भी लहराया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रध्वज के साथ छेड़छाड़ की गई थी। रामगढ़ में सहायक उत्पाद आयुक्त अजय कुमार गोंड ने शराब माफियाओं के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बिकने वाली सस्ती शराब के साथ महंगी ब्रांड के नकली लेवल और बोतल जब्त किए। दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला ढुलाई बंद कराने और बिना आबादी वाले क्षेत्र में इसके स्थानांतरण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उपायुक्त को इससे संबंधित एक मांग पत्र भी सौंपा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश के मार्गदर्शन में जिले के सभी 6 प्रखंडों में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने और ग्रामीणों को अपने निकटवर्ती प्रखंड कार्यालय में सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाना है।
हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी को अगवा कर अपराधियों ने उनसे सोने की अंगूठी, सोने का चेन, मोबाइल, चश्मा, एटीएम, नकदी और पर्स छीन लिए। इसके बाद उन्हें चोरदाहा झारखंड बॉर्डर के पास गमछे से बांधकर छोड़ दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आगामी 2 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर गिरिडीह जिले में लगातार दूसरे वर्ष भी बारिश नहीं होने से सुखाड़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सावन का महीना गुजर रहा है, लेकिन जिले में धान रोपनी शुरू नहीं हो पाई। गिरिडीह के जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि जिले में 88,000 हेक्टेयर में धान रोपनी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आधा फीसदी ही धान रोपनी हो पाई है। इधर साहिबगंज जिले के विभिन्न जगहों पर पिछले 2 दिनों में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है। साहिबगंज जिले में हरियाली को बढ़ाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम फेज के दौरान 400 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। साथ ही दूसरे फेज के लिए 500 एकड़ भूमि पर वृक्ष लगाया जाएगा। जिले के उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार ने बताया कि फलदार वृक्षों के अतिरिक्त पहाड़ों पर रहने वाले लोग बांस की खेती करने के लिए उत्साहित हैं। जिला स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। जिले अंतर्गत लगभग सभी ब्लॉक में ये कौशल सेंटर स्थापित किया जाना है, किंतु अभी 5 ब्लॉक अभी वर्तमान में चयनित हैं, जिसमें बड़ारवा, पतना, बरहेट, बोरियो, अनूदुआ, और ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अभी 22 तारीख को बरहेट सेंटर के विद्यार्थियों से वार्तालाप भी किया गया 2-वे कम्युनिकेशन के माध्यम से। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरों को फटाफट अंदाज में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां मैच लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जा रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया 135 रन के आगे खेलना शुरू करेगी। इससे पहले चौथे दिन के आखिर तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 135 रन बना लिए हैं। सीरीज में तो 1 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज जीतने के लिए 249 रन की जरूरत है। एशियाई यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत के सिद्धांत गोगोई ने पहला स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। सिद्धांत ने जूनियर 61 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 265 किलोग्राम वजन उठाकर जीत हासिल की। इसके अलावा युवा भारतीय भारोत्तोलक सिद्धांत ने क्लीन एंड जर्क में भी स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीता। भारतीय टीम ने मेजबान स्पेन को 3-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। भारत के लिए वंदना कटारिया, मोनिका और उदिता ने 1-1 गोल दागे। चीन के चेंगडू में आयोजित की जा रही समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय निशानेबाज विजयवीर, उदयवीर सिद्धू और आदर्श सिंह ने 25 मीटर RFP टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम कर लिया। दूसरे स्थान के लिए भारतीय टीम ने 1729 अंक हासिल किए। वहीं टॉप एथलीट विजयवीर 583 अंक लेकर फाइनल में पहुंच गए। पुरुषों के 50 मीटर राइफल टीम इवेंट में खेलो इंडिया एथलीट सूर्य प्रताप, सरताज सिंह और ऐश्वर्या तोमर की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं ऐश्वर्या तोमर ने व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में भी जगह पक्की की। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के निशानेबाजी में ही भारत के ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर एयर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। ऐश्वर्या ने पहले स्थान के लिए 461.7 अंक हासिल किए। श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट में ही महिलाओं की 4x400 मीटर रिले प्रतियोगिता में भारत की सोनिया वैश्य, ऐश्वर्या मिश्रा, सुभा वी, हिमांशी मलिक की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने इस जीत के लिए 3 मिनट 30.41 सेकंड का समय निकाला।
वहीं 4x400 मीटर रिले प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पर अपना कब्जा जमा लिया। उमेश जैकब, एम अनस, राजेश रमेश और एम अजमल की भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में पहले स्थान के लिए 3 मिनट 23 सेकंड का समय निकाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आज झारखंड समेत एनडीए गठबंधन के सांसदों के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति और केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर उतारने पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया पहला अनुपूरक बजट। सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष ने विधानसभा परिसर में कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन। अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भरा आईटीआर। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में 2 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।